काला पानी, अंडमान की उस जेल की कहानी जहां इंसान टूट जाते थे समुंदर, आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। नीला पानी, दूर तक फैला आकाश, और उस नीलेपन के बीच एक काली सच्चाई छुपी थी। काला पानी, अंडमान निकोबार के इस टापू पर खड़ी वह जेल, जिसे देखकर ही रूह कांप जाती थी। यह कोई आम जेल नहीं थी, यह जिंदा लाशों का कब्रिस्तान थी। यहां भेजे जाने का मतलब था समाज से मौत, परिवार से हमेशा की जुदाई, और कई बार ईश्वर से भी दूरी। नाजनौ की एक बरसाती सुबह, कलकत्ता का बंदरगाह लोगों से भरा हुआ था, लेकिन भीड़ में खड़े कुछ चेहरे अलग थे। हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीरें और आंखों में आग। ब्रिटिश हुकूमत ने आज एक और खेप तैयार की थी, राजनीतिक कैदियों की खेप। इन कैदियों को किसी आम जेल में नहीं भेजा जा रहा था, इन्हें भेजा जा रहा था काला पानी। जहाज का नाम था SS महाराजा, और उस जहाज पर चढ़ना मौत की टिकट लेने जैसा था। उन्हीं कैदियों में एक था राम प्रसाद मिश्रा, उम्र मुश्किल से 26 साल, गांव बलिया, उत्तर प्रदेश। अपराध, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भाषण सज्जा। काला पानी, आजीवन। राम प्रसाद की मां ने उसे जाते वक्त बस इतना कहा था, बेटा, अगर जिंदा लौट सको तो लौट आना, नहीं तो देश के लिए मर जाना। राम प्रसाद को उस वक्त नहीं पता था कि काला पानी में जिंदा रहना मरने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता गया, धरती पीछे छूटती चली गई। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब चारों तरफ बस पानी ही पानी था। कुछ कैदी रो रहे थे, कुछ भगवान को याद कर रहे थे, और कुछ बिल्कुल चुप थे। एक बूढ़ा कैदी बुदबुदा रहा था, जो काला पानी गया वो वापस नहीं आया। राम प्रसाद ने पहली बार डर को महसूस किया। छठे दिन सुबह जहाज रुका। सामने घना जंगल, ऊंचे नारियल के पेड़, और उनके बीच सेल्यूलर जेल, 7 पंखों वाली वह इमारत, मानो किसी दैत्य ने अपने पंजे फैलाकर खड़े कर दिए हों। ब्रिटिश अफसर चिल्लाया, वेलकम टू अंदामन, योर होम टिल डेथ। कुछ कैदी वहीं बेहोश हो गए। जेल के अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। हर कैदी को अलग सेल, कोई बात नहीं कर सकता, कोई किसी को देख नहीं सकता। 13 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा कमरा, सिर्फ एक छोटी सी जाली। राम प्रसाद को सेल नंबर 27 मिली। दरवाजा बंद हुआ। धड़ाम, वह आवाज आजादी के ताबूत की आवाज थी। अगली सुबह सीटी बजी। सुबह 5 बजे। काम, नारियल से तेल निकालना, कोल्हू चलाना, पत्थर तोड़ना। जो नहीं कर पाया उसे मिलता था। कोड़े भूखा रहना, अंधेरी कोरी। राम प्रसाद के हाथों से खून निकलने लगा था, लेकिन अंग्रेज अफसर हंस रहा था। वर्क हार्डर, रिबेल। तीसरे दिन एक कैदी गिर पड़ा, नाम गोविंद। वह उठा नहीं, अफसर ने बस कहा, थ्रो हिम इन द सी। बस इतना ही। राम प्रसाद की आत्मा कांप उठी। मन में उठती चिंगारी रात को अपनी सेल में राम प्रसाद ने दीवार पर उंगली से लिखा, वंदे मातरम। उसे पता था अगर पकड़ा गया तो सजा मौत से भी बदतर होगी। लेकिन वह टूटने के लिए नहीं आया था, वह संघर्ष के लिए आया था। जेल सिर्फ शरीर नहीं तोड़ती थी, यह दिमाग तोड़ती थी। महीनों किसी की आवाज नहीं, सूरज दिखे या ना दिखे, फर्क नहीं, जिंदा होकर भी जिंदा नहीं। कई कैदी पागल हो जाते थे, कई खुदकुशी कर लेते थे, और कई देश के नाम पर चुपचाप मर जाते थे। उस रात राम प्रसाद ने आसमान की जाली से झांकते हुए सोचा, अगर यहां से जिंदा निकला तो यह कहानी दुनिया को बताऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था, असली नरक अभी शुरू होना बाकी था। रात कट चुकी थी, लेकिन सेल्यूलर जेल में सुबह और रात में कोई फर्क नहीं होता। यहां समय नहीं चलता था, यहां बस सज्जा चलती थी। सीटी की आवाज, नरक का अलार्म। सुबह ठीक 4:45 पर पूरी जेल में एक तेज सीटी गूंजी। फुप फुप पी। रामप्रसाद की आंख खुली। नींद नहीं थी, बस शरीर कुछ देर के लिए बेहोश हुआ था। दरवाजे पर लाठी की जोरदार चोट पड़ी। गेट अप, वर्क टाइम। जो 5 मिनट लेट हुआ उसे 10 कोड़े। रामप्रसाद को आज जिस काम पर लगाया गया उसे देखकर उसके हाथ कांप गए। कोल्हू, एक लकड़ी का भारी ढांचा जिसे इंसान घुमा घुमाकर नारियल से तेल निकालता था। दिन भर में निकालना होता था 30 पाउंड तेल। अगर पूरा नहीं हुआ, खाना बंद, कोड़े, अंधेरी कोठरी। अंग्रेज अफसर हंसते हुए बोला, दिस विल टीच यू लॉयल्टी टू द क्राउन। रामप्रसाद ने दांत भींच लिए। कोल्हू घूमता रहा, घूमता रहा। हाथ छिल गए, पैर सुन्न हो गए। दोपहर तक हालत खराब हो चुकी थी। एक कैदी गिर पड़ा। अफसर ने पास आकर बस इतना कहा, स्टैंड हिम अप। 2 सिपाहियों ने उसे खड़ा किया।
फिर कोड़े पड़े चाबुक की आवाज पूरी जेल में गूंज गई। राम प्रसाद की रूह कांप उठी। शाम को खाना मिला, नाम का खाना, आधा कटोरा पानी जैसी दाल, सड़ी हुई चावल, नमक भी नहीं। एक कैदी बुदबुदाया, ये खाना नहीं, धीमी मौत है। राम प्रसाद ने पहला कौर मुंह में रखा और उल्टी रोक ली, लेकिन पेट की आग इंसान से सब करवा लेती है। तीसरे दिन राम प्रसाद से कोल्हू पूरा नहीं हो पाया। अफसर का चेहरा लाल हो गया। पनिशमेंट सेल। 2 सिपाही उसे घसीटते हुए ले गए, वह जगह जिसे सुनकर ही कैदी कांप जाते थे। अंधेरी कोठरी, जहां रोशनी भी मर जाती थी। कोठरी का दरवाजा बंद हुआ। अंदर न हवा, न रोशनी, न आवाज, दम घोंटती खामोशी। 1 घंटे बाद ही सांस भारी लगने लगी। राम प्रसाद दीवार से टिक गया। उसे लगने लगा दीवारें पास आ रही हैं। दिमाग का खेल। दूसरा दिन। उसे नहीं पता था एफ दिन है या रात। भूख से पेट ऐंठ रहा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई, मां, मुझे बचा लो। फिर हंसी, तेज डरावनी हंसी। राम प्रसाद चौंक गया। फिर समझ आया, यह उसकी अपनी आवाज थी। काला पानी दिमाग से खेलता था। कई कैदी यहां आकर पागल हो जाते थे। कोई दीवार से बात करता, कोई खुद को राजा समझने लगता, कोई अपने खून से देश का नाम लिखता। राम प्रसाद ने खुद से कहा, नहीं, मुझे टूटना नहीं है। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा दोहरानी शुरू की। तीसरी रात अंधेरे में धीमी सी आवाज आई, तुम राम प्रसाद हो, है ना? राम प्रसाद चौंक गया। कौन? डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। उस आदमी का नाम था वीरेंद्र सिंह, पुराना क्रांतिकारी। 10 साल से काला पानी में। वीरेंद्र ने फुसफुसाकर कहा, यहां हम टूटते नहीं, हम इंतजार करते हैं। उसने बताया, कुछ कैदी गुप्त रूप से जुड़े हुए हैं। संदेश दीवारों पर ठक ठक से दिए जाते हैं। हर यातना एक परीक्षा है। राम प्रसाद की आंखों में फिर से आग जल उठी। कोड़ों की सार्वजनिक सजा। अगले हफ्ते एक कैदी ने काम करने से मना कर दिया। सज्जा, सबके सामने कोड़े। पूरा जेल मैदान में खड़ा था। अफसर बोला, दिस इज वॉट हैपन्स टू रिबेल्स। पहला कोड़ा पड़ा, पीठ फट गई। दूसरा, तीसरा, 10वें कोड़े पर वह बेहोश हो गया। लेकिन कोड़े चलते रहे। राम प्रसाद की मुट्ठी खून से भर गई। अचानक किसी ने धीमी आवाज में कहा, 5 वंदे मातरम। फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरे मैदान में एक दबा हुआ नारा गूंज उठा। अफसर घबरा गया। साइलेंस। लेकिन वह आवाज दिलों में उतर चुकी थी। उस रात राम प्रसाद ने सोचा, यह जेल हमें मार सकती है, लेकिन हमारी सोच नहीं। उसने तय कर लिया था, चाहे कोड़े पड़ें, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे मौत आ जाए, काला पानी उसे तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था, सेल्यूलर जेल की रातें अब राम प्रसाद को डराती नहीं थीं। अब डर से बड़ा था गुस्सा। आधी रात पूरी जेल में सन्नाटा। तभी राम प्रसाद की दीवार पर हल्की सी आवाज हुई, ठक 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 3 बार। यही था वह गुप्त संकेत जिसका जिक्र वीरेंद्र ने किया था। राम प्रसाद ने कांपते हाथों से वापस जवाब दिया, ठक ठक। बस 2 बार। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक धीमी आवाज, कल काम के वक्त नजरें मिलाना। अगले दिन कोल्हू चलाते वक्त राम प्रसाद की नजर 3 कैदियों से मिली। कोई मुस्कुराया नहीं, कोई सिर नहीं हिलाया, बस आंखों में एक ही सवाल था, तैयार हो। क्रांतिकारियों का गुप्त मंडल। उस रात राम प्रसाद को शौच के बहाने कुछ देर के लिए कोठरी से बाहर निकाला गया। वहीं अंधेरे कोने में 4 लोग खड़े थे। वीरेंद्र सिंह, अनुभवी अश्वाका, युवा, तेज दिमाग, हर नाम, पंजाबी क्रांतिकारी। और अब राम प्रसाद। वीरेंद्र ने फुसफुसाकर कहा, यह जेल हमारी कब्र है, लेकिन अगर चुप रहे तो देश की कब्र बन जाएगी। योजना खतरनाक थी। जेल के अंदर आग लगाना, अफसरों को अलग करना, हथियार छीनना, जंगल की ओर भागना। अशफाका बोला, जंगल में हमारे लोग हैं। हरनाम ने कहा, या तो बाहर निकलेंगे या यहीं मरेंगे। राम प्रसाद ने पहली बार मौत को स्वीकार किया, लेकिन काला पानी इतनी आसानी से आजादी नहीं देता। तीसरे दिन एक नया कैदी आया, नाम सुरेश, चेहरा डर से भरा हुआ। वीरेंद्र ने उसे शामिल करने से मना किया। जल्दी भरोसा नहीं करते, लेकिन अशफाका ने रहम खाया। डरा हुआ है, गद्दार नहीं। यहीं से कहानी बदल गई। अगली रात जेल में अचानक ब्रिटिश अफसरों की हलचल बढ़ गई। तलाशी, दीवारें ठोकी जा रही थीं। एक सिपाही चिल्लाया, फाउंड समथिंग। वीरेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। सुबह सभी क्रांतिकारियों को मैदान में खड़ा किया गया। अफसर के हाथ में एक कागज था।
दिस लिस्ट, हु गेव इट टू अस? उसकी नजर सीधे सुरेश पर गई। सुरेश कांप रहा था। अचानक वह गिर पड़ा। मैंने सब बता दिया, मुझे माफ कर दो। वीरेंद्र ने बस एक बार सुरेश को देखा। काला पानी दुश्मन से नहीं, डर से जीतता है। राम प्रसाद का दिल डूब गया। खूनी सजा सजा तुरंत दी गई। वीरेंद्र अशफाक का हर नाम तीनों को अलग अलग कोठरियों में डाल दिया गया। राम प्रसाद को जिंदा रखा गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे वह देखे, डरे, टूटे। वीरेंद्र की मौत 3 दिन बाद वीरेंद्र को कोड़ों की सजा दी गई। हर कोड़ा सीधे आत्मा पर पड़ा। आखिरी कोड़े के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। अफसर ने कहा, इनफ। लेकिन वीरेंद्र ने आखिरी सांस में कहा, भारत जिंदा रहेगा। और सब कुछ खामोश हो गया। रामप्रसाद की कसम, उस रात रामप्रसाद रोया नहीं। उसने बस अपने खून से दीवार पर लिखा, वीरेंद्र अमर है, और मन ही मन कसम खाई, अब पीछे नहीं हटूंगा। काला पानी ने आज एक और क्रांतिकारी निगल लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था हर मौत 10 नई आग पैदा करती है। और अब रामप्रसाद अकेला नहीं था, सबसे खौफनाक। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां काला पानी की दीवारें कांपने लगती हैं। यह हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशनल, दर्दनाक और ऐतिहासिक है। वीरेंद्र की मौत के बाद सेल्यूलर जेल में कुछ बदल गया था। वह बदलाव दिखता नहीं था, लेकिन महसूस होता था। खामोशी से पहले की शांति सुबह की सीटी बजी। कैदी बाहर निकले। कोई न बोला, कोई न रोया, लेकिन हर आंख में एक ही आग थी। अब और नहीं। उस दिन खाने में फिर वही सड़ा हुआ चावल और पानी जैसी दाल एक थी। अशफाका, जो अभी